नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर 6 है वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले 5 मॉडल पेपर हमने देख लिए हैं। हिंदी साहित्य के भी 6 मॉडल पेपर देख लिए हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखिएगा। प्ले लिस्ट जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, जो आपके पेपर हैं उन पेपरों के अंदर जो ये संजीव डेस्क वर्क के मॉडल पेपर हैं, इन्हीं प्रश्नों में से जो पेपरों में से हैं जो लगभग 70 से 80% तक जो क्वेश्चन है आपके पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अच्छी तरीके से पढ़ें, और जो मोस्ट क्वेश्चन है वो अलग से पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारे इस वीडियो को और जानते हैं आज का मॉडल पेपर 6 हमारा इसमें किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकें। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSE क्लास 6 to 12 में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों से रिलेटेड, यानी बहुत चयनात्मक प्रश्नों से संबंधित है। जहाँ पर पहला हमारा वस्तुनिष्ठ सवाल है वो है चमकीले इशारों में से बुलाते हुए बच्चे चमकीले इशारों में क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं, फटाके छुड़ाते हैं, ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ या किलकारियाँ मारते हैं, तेज़ आवाज़ में संगीत गाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ या किलकारियाँ मारते हैं। अगला दूसरा सवाल है हमारा, खिलखिलाते बच्चे की हंसी कब गूंज उठती है? तो खिलखिलाते बच्चे की जो हंसी है वो कब गूंज उठती है? जब माँ बच्चे को गोदी में लेती है, जब माँ बच्चे को चांद का टुकड़ा कहती है, जब माँ बच्चे को लोका देती है, और जब माँ बच्चे को चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर 6 है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब माँ बच्चे को लोका देती है तब उसके बच्चे की जो हंसी है जो कब गूंज उठती है। अगला तीसरा सवाल है, हृदय थाम लेता संसार पंक्ति किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो हृदय थाम लेता जो पंक्ति है यह तो पूंजीपति वर्गियों का जो वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करती है, या फिर शोषित वर्ग का, किसानों का, और जो श्रमिक वर्ग है इसका। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी जो हृदय थाम लेता संसार पंक्ति है जो पूंजीपति वर्ग है उसका जो प्रतिनिधित्व करती है। अगला हमारा सवाल है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस रचना में है? तो काले मेघा पानी दे, भक्तिन, बाजार दर्शन, पहलवान की ढोलक। तो यहाँ पर जो काले मेघा पानी दे है उसके अंदर लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का है जो सुंदर चित्रण किया गया है। अगला सवाल है हमारा पांचवा, वो है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज है वो परंपराओं को, श्रम विभाजन को, मनुष्य की रुचि को, सामाजिक स्तर को। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा श्रम विभाजन को है, जो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता में श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला 6 नंबर सवाल है, सीरीज के फूल पाठ के लेखक ने किसके खोखलेपन को उजागर किया है? सांस्कृतिक खोखलेपन, सामंती वैभव विलास के खोखलेपन को, ऐतिहासिक खोखलेपन को, और मानव मन के खोखलेपन को। तो यहाँ पर किसके मन को है जो खोखलेपन का उजागर किया सीरीज के जो फूल है और एक पाठ के अंतर्गत? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बे है जो सामंत वैभव विलास के खोखलेपन को है यहाँ पर उजागर किया है। अगला 7वां सवाल है, बोली या उपभाषा में साहित्य क्यों नहीं लिखा जाता? बोली या उपभाषा में साहित्य है जो क्यों नहीं लिखा जाता? उसका व्याकरण नहीं होता है, उसका शब्दकोश नहीं होता है, वह सीमित क्षेत्र की भाषा है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो उपयुक्त सभी कारणों के जो यहाँ पर जो साहित्य है वो नहीं लिखा जाता। किसके अंदर? बोली या उपभाषा के अंदर। अगला हमारा सवाल है, शब्द का अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता किसमें होती है? शब्द का जो अभिष्ट अर्थ होता है वो श्रोता तक पहुंचाने में किसकी सबसे अधिक क्षमता होती है? तो संधि में, रसों में, शब्द शक्ति में, अलंकार में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 6 है, शब्द शक्ति के अंदर अभिष्ट अर्थ है जो श्रोता तक पहुंचाने में क्षमता
होती है। अगला हमारा 9वां सवाल है, संपादन का सिद्धांत नहीं है। संपादन का सिद्धांत तथ्यों की शुद्धता, निष्पक्षता, संतुलनहीनता, वस्तुपरकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो आंसर है हो जाएगा संतुलनहीनता संपादन का है जो सिद्धांत नहीं है। बाकी तथ्यों की शुद्धता, निष्पक्षता और वस्तुपरकता जो है यह संपादन के सिद्धांत हैं। और जो संतुलनहीनता है ये इसका सिद्धांत नहीं है। अगला 10वां सवाल है हमारा कि टेलीविज़न कार्यक्रम में कौन सा प्रसारण सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है? सीधा प्रसारण, सिनेमा प्रसारण, राजनीति प्रसारण और चिकित्सा प्रसारण। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सीधा प्रसारण है, जो टेलीविज़न कार्यक्रम में जो प्रसारण सामाजिक से उत्तेजना है को वो जन्म दे सकता है। अगला 11वां सवाल है, पढ़ने लिखने की बात की तो वह बहरेला सुअर की तरह गुर्राता है। पंक्ति में बहरेला सुअर किसे कहा गया है? दादा को, दत्ताजी राव को और जंगली सुअर को और पालतू सुअर को। तो यहाँ पर जो आंसर है हो जाएगा दादा को है जो यहाँ पर बहरेला सुअर कहा गया है। अगला हमारा 12वां सवाल है, मोहनजोदड़ो कौन से काल के शहरों में सबसे बड़ा एवं उत्कृष्ट हैं? स्वर्णकाल, ताम्रकाल, पाषाण काल और प्राचीन काल। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ताम्रकाल का जो सबसे बड़े शहरों के अंदर जो मोहनजोदड़ो है वो उत्कृष्ट शहर है। अगला हमारा सवाल है दूसरा जो है रिक्त स्थानों से रिलेटेड, जहाँ पर हमारा पहला रिक्त स्थान पूछा गया है, बाजार एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, वाक्य में रिक्त स्थान शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति आ जाएगी? तो यहाँ पर आ जाएगी लक्षणा शब्द शक्ति। दोस्तों कमेंट में बताइएगा शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पर, कोई बोली जब व्यापक रूप में प्रयुक्त होती है उसमें साहित्यिक रचना होने लगती है तो वह बोली बन जाती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर भाषा बन जाती है। अगला तीसरा है हमारा कि वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता भिन्न अर्थ निकाल लेता है और वहाँ रिक्त स्थान दिया अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार। अगला चौथा सवाल है हमारा यहाँ पर रिक्त स्थान जो है, जहाँ वास्तविक विरोध न हो किंतु अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है? रिक्त स्थान के अंदर अलंकार आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा विरोधाभास अलंकार। कौन सा आ जाएगा? विरोधाभास अलंकार है, जो जहाँ पर वास्तविक विरोध न हो किंतु अर्थ के जो है वो विरोध होता है। अगला हमारा रिक्त स्थान है वह सर्व दृश्य हिंदी के लिए अंग्रेजी शब्द है। सर्व दृश्य, तो यहाँ पर सर्व और दृश्य दोनों के लिए जो अंग्रेजी शब्द है वो है ऑडियो विजुअल। क्या है? ऑडियो विजुअल। अगला हमारा रिक्त स्थान है वो है मिसकॉन्डक्ट शब्द का है जो हिंदी रूपांतरण है। तो यहाँ पर हिंदी रूपांतरण हो जाएगा कदाचार। क्या हो जाएगा? मिसकंडक्ट का जो हिंदी रूपांतरण है वो हो जाएगा कदाचार। इस प्रकार से हमारा ये पहला और दूसरा सवाल है। जो पहला सवाल एबीसीडी से रिलेटेड है और दूसरा सवाल है जो रिक्त स्थान से रिलेटेड है। ही हमारा तीसरा सवाल है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर जो गद्यांश है ये दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ करके हमें यहाँ पर आंसर देने हैं। ये गद्यांश आपके 5-6 नंबर का है जो ये आने वाला है। तो इन गद्यांश में से इन गद्यांशों को आपको अच्छी तरीके से मिलाना आना ज़रूर चाहिएगा, जिसके लिए आपको ये फ्री के नंबर है जो आपके गद्यांश और पद्यांश से दोनों में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल है इस गद्यांश का, राष्ट्रीयता से क्या आशय लिया जाता है? तो राष्ट्रीयता से जो प्राय राष्ट्र के प्रति निष्ठा एवं प्रेम रखने की जो भावना का है जो आशय लिया जाता है। वहीं दूसरा इस से रिलेटेड है कि देश भाव शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो गद्यांश में से छांट कर लिखिए। तो देश भाव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा राष्ट्रीयता। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता। अगला तीसरा सवाल है, एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार राष्ट्रीयता क्या है? तो एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार राष्ट्रीयता मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की सर्वोपरि कर्तव्य निष्ठा है, जो किसके प्रति अनुभव की जाती है? राष्ट्र के प्रति अनुभव की जाती है।
अगला चौथा सवाल है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रीयता के उपकरण क्या हैं? तो जातीय जीवन, उसकी संस्कृति तथा भूमिगत सीमाबद्ध परिवेश ये सब राष्ट्रीयता के उपकरण हैं। अगला हमारा पांचवा सवाल है, हिंदी साहित्य कोश में राष्ट्रीयता के प्रति क्या कहा गया है? तो यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत यह समस्त साहित्य लिया जा सकता है जो किसी देश की साहित्य जो जातीय विशेषताओं का जो परिचायक है। और अगला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीयता का महत्व, या राष्ट्र का महत्व भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला हमारा चौथा सवाल है, वो भी 6 नंबर का सवाल है और वह है पद्यांश से रिलेटेड। तो 6 नंबर का गद्यांश और 6 नंबर का पद्यांश से मिला करके यहाँ पर 12 नंबर के आपके यहाँ पर पासिंग मार्क्स वाले, तो यहाँ दोनों पैसेज और ये जो गद्यांश और पद्यांश से आपको मिल रहे हैं। तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अच्छी तरीके से मिलाना सीख लीजिएगा एग्जाम तक। और यहाँ पर यह जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश का हमें जो क्वेश्चन पूछे गए इसका आंसर देना है। जैसे यहाँ पर पद्यांश में दिया गया है कविता कि हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मनु पुत्र अपना ही उपहास, प्रकृति की प्रचन्नता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, सृष्टि को निज बुद्धि से करना हुआ परिमेय, चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय, बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जहाँ रातों किस दिशा की ओर हो निरुपाय, लक्ष्य क्या उद्देश्य क्या क्या अर्थ यह नहीं, यदि ज्ञात तो विज्ञान श्रम व्यर्थ। ये जो कविता दी गई है इसका हमें आंसर देने हैं इन प्रश्नों के। तो यहाँ पर जो पहला सवाल पूछा गया है इससे रिलेटेड हमारा कि जहाँ रातु किस दिशा की ओर, इस पंक्ति में कवि का क्या आशय है? तो आधुनिक काल में मानव ने विज्ञान द्वारा नए नए आविष्कार कर भौतिकता की जो है ओर जा रहा है, और जिससे वह अपने ही विनाश का सामान है जो तैयार कर रहा है। और अगला है कि यह नहीं यदि ज्ञात है, आधुनिक मानव को कौन सी बात है जो ज्ञात नहीं है? तो आधुनिक मानव को यह बात ज्ञात नहीं कि जीवन का जो उद्देश्य है वो मानवता का कल्याण करना है। वहीं अगला हमारा तीसरा सवाल है, वो है प्रस्तुत काव्यांश को केंद्रीय भाव क्या है? जो प्रस्तुत काव्यांश दिया गया है इसका केंद्रीय भाव क्या है? तो यहाँ पर है, वर्तमान काल में अतिशय भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण, सुख भोग के नए नए साधनों के आविष्कार के कारण मानव सभ्यता का जो पतन हो रहा है। अगला चौथा सवाल है, प्रकृति की प्रचन्नता को जीत, इस पंक्ति में प्रचन्नता से क्या आशय है? तो प्रचन्नता का आशय है कि गोपनीय या रहस्य, क्या है? गोपनीय या रहस्य, धरती पर आंधी तूफान का या विनाश या खुशहाली आदि का जो रहस्य विज्ञान ने जान लिया है। अगला हमारा पांचवा सवाल है यहाँ पर कि सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, इस पंक्ति का मतलब क्या है? तो मनुष्य ने जो समुद्र से आकाश तक जो सब जगह है, जो विज्ञान के जो नए आविष्कार करके हैं वो सबको है जो भयभीत कर दिया है। अगला सवाल है यहाँ पर कि कवि ने विज्ञान का श्रम कब व्यर्थ बताया? तो विज्ञान के द्वारा नई नई जो खोजें करते हैं वो मनुष्य को अपना लक्ष्य उद्देश्य अर्थात मानवता का कल्याण करना ज्ञात नहीं, तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ है। यह था खंड ए के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन तो है जो एबीसीडी से रिलेटेड है, दूसरा रिक्तिस्थान से, तीसरा और चौथा सवाल गद्यांश और पद्यांश से, और अब खंड बे के अंदर हमारा सवाल है 4 नंबर 5 नंबर। जो सवाल पूछा गया है वो है जनसंचार माध्यमों के लाभ बताइए। वेरी मोस्ट सवाल है, जनसंचार माध्यमों के लाभ। तो जनसंचार के जो माध्यमों के लाभ हैं, जैसे धर्म से लेकर सेहत तक की जो जानकारी मिल रही है, इससे मानव जीवन सरल, समर्थ व सक्रिय हुआ है, और सरकारी कामकाज की निगरानी है जो बढ़ी है इससे, और सूचनाओं व जानकारियों के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को है जो मजबूती मिली है। यह है जो जनसंचार के माध्यमों से हमें लाभ होते हैं। अगला हमारा 6 नंबर सवाल है कि मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, आत्म परिचय कविता की इस पंक्ति का स्पष्ट जो आशय है जो स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय यह है कि यौवन में प्रिया के बिछुड़ जाने से कवि का हृदय उसकी मधुर यादों का खंडहर जैसा बन गया।
वह अपने खंडित हृदय में कोमल भावनाओं और मस्ती के लिए जो फिरता है, अर्थात अपनी प्रीतमा की यादों के अंदर खंडर को जो लिए घूमता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला हमारा सवाल है 7 नंबर, वो है जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे? काले मेघा पानी दे जो पाठ के है वो अध्याय है आपकी, उसके आधार पर आपको यहाँ समझाना है। तो इस संबंध में जीजी के विचार थे, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है, कि यानी जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उससे पहले खुद देना पड़ता है, यानी उसको त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के दान नहीं होता है। जो चीज़ बहुत कम है उसका त्याग करने से ही लोक का कल्याण होता है और इससे स्वार्थ भावना कम होती है और परोपकार की जो भावना बढ़ती है। ये जो इसमें बताया गया है। अगला हमारा 8वां सवाल है, अनंत काणेकर की जो कविता की लेखक द्वारा मास्टर की जो अपेक्षा अच्छा पढ़ाने पर मास्टर ने क्या किया, यहाँ पर आपको बताना है। तो अनंत काणेकर की जो कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरीते पांडरी पांडरी गाया धरणी धरणी धरणीवरी को मास्टर की चाल से अलग लेकर लेखक ने जो अपनी हो चाल में बिठाकर गाई, जो मास्टर जी की अपेक्षा ज़्यादा ही अभिनय के साथ गाई गई। लेखक का ये प्रयत्न मास्टर जी को अच्छा लगा, इसलिए अन्य कक्षाओं के साथ पाठशाला के जो समारोह में उससे गंवाकर लेखक को सम्मान दिलाया। अगला हमारा 9वां सवाल है, खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति के संबंध में पुरातत्वविद मार्टिमर मार्टी मटर व्हीलर ने क्या कहा? मोस्ट सवाल है। जो नर्तकी की मूर्ति है, खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि संसार में इसके जोड़ को दूसरी चीज शायद ही होगी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, यानी दूसरी चीज़ की जगह यहाँ पर चीज़ है, दूसरी चीज़ शायद ही होगी। यह बहुत ही बेजोड़ कलाकृति वाली मूर्ति है। खुदाई में मिली नर्तकी की जो मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है, वहाँ वह सुरक्षित है। यहाँ पर नौटंकी की जगह नर्तकी है। अगला हमारा खंड 6 है, जिसमें सवाल पूछे गए हैं वो 10 से 13 तक, तो 60 से 80 शब्दों के अंदर लिखना है। 14 और 15 सवाल को हमें 100 शब्दों के अंदर लिखना है। जहाँ पर 10वां सवाल है हमारा, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? और अथवा के अंदर दिया गया है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किस तरह के बाजारीकरण को प्रस्तुत किया है और कैसे स्पष्ट कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट शो क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम पहले वाला देख लेते हैं, उषा कविता की जो गांव की सुबह का जो गतिशील शब्द चित्र है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, प्रस्तुत कविता में प्रातःकालीन धुंधले नीले आकाश को राख से लिपा हुआ चौक बताया गया है। कैसा बताया गया है? आकाश को राख से लिपा हुआ चौक, फिर उसे लाल केसर से घुली हुई बहुत काली सील और स्लेट पर लाल खड़िया चाक के समान बताया गया है। और लोपा हुआ चौक इसको कहा गया है? आकाश को। और अर्थात रसोई घर काली सील अर्थात मिर्च मसाला पीसने का जो सिलबट्टा या स्लेट, जो आदि का जो उपमान है, जो गांव के परिवेश से लिए गए हैं। और नगरों में इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देती। किसी की गौर झिलमिल देह का जो उपमान भी ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। इस तरह की इस कविता में है जो गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, जो यहाँ पर उपस्थित किया गया है। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहाँ पर अगला हमारा 11वां सवाल है, वो है, वो कन्या रत्न पैदा करने पर भगतिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री की जो दुश्मन है वो होती है।
क्या आप इससे सहमत हैं? सुई की जगह यहाँ पर स्त्री ही स्त्री है। टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर स्त्री ही यह जो स्त्री की है जो दुश्मन होती है, इसके आधार पर क्या आप सहमत हैं? और अथवा के अंदर दिया गया है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट सवाल है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो समाज में बहुविध प्रकार के जो हित के कल्याणकारी कार्यों में सबका जो भाग है वो होना चाहिए, तथा सभी को मिलजुल कर इन उन हितों की रक्षा के प्रति सजग और सतर्क होना चाहिए। सभी के मध्य मध्य श्रद्धा व सम्मान का जो भाव होना चाहिए, विश्वास और आस्था की जो अखंड निधि होनी वो चाहिए। और समता, भ्रातृता एवं स्वतंत्रता तीनों तत्वों का जो अद्भुत समन्वय जो लोकतंत्र की नींव होनी चाहिए। और क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन या पद्धति नहीं, वरन लोकतंत्र समग्र दिनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। अगला हमारा 12वां सवाल है, सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया? लिखिए। और अथवा में बूझ आत्मकथा अंश के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? दोनों ही मोस्ट सवाल है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम देख लेते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी में मुख्य रूप से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के टकराहट का जो चित्रण किया गया है। जो यशोधर बाबू जो प्राचीन मान्यताओं के समर्थक हैं, जबकि उनके बच्चे हैं जो नए पश्चिमी जो संस्कृति है उसको अंधाधुंध है जो अपना रहे हैं। और इससे है जो उनके पारिवारिक परिवेश में पीढ़ियों का जो द्वंद्व है और रहने लगा है, और पुरानी पीढ़ी हाशिए पर खड़ी लाचार नजर आने लगी। और यही कहानी की जो मूल संवेदना है, और लेखक ने नई पीढ़ी को संदेश देना चाहता है कि वह अपने पूर्वजों को तिलांजलि न दें, तथा नई चुनौतियों के अनुसार ढलना है जो सीखें। इस प्रकार से इसमें यह संदेश दिया गया है। अगला हमारा 13वां सवाल है, नदी, कुएं, स्नानागार, बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क दें। और अथवा है कि यशोधर बाबू की जो पत्नी की उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो यहाँ पर केवल हम प्रश्न है जो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अगला 14 सवाल है हमारा, खाद्य पदार्थों में मिलावट एक चुनौती विषय पर आलेख लिखिए। और अथवा हम फीचर किया है बताते हुए फीचर की जो समाचार में कोई 3 अंतर है जो यहाँ पर लिखिए। दोनों ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट एक चुनौती। यह युग अर्थ प्रधान है। धनार्जन की होड़ में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने एवं रातों रात धन्ना सेठ बनने की जो होड़ से है, लोगों में इतना लालच चढ़ गया है कि वे खाद्य पदार्थों में मिलावट के नए नए तरीके हैं जो अपना रहे हैं, और नैतिकता एवं मानवता से गिरकर आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। घी, तेल, दूध, पनीर, पिसे हुए मिर्च मसाले, हल्दी आदि में खुले आम है जो मिलावट है वो कर रहे हैं। बेसन, चाय पत्तियां, डिब्बा बंद रसदार पदार्थ आदि में मिलावट इतनी बढ़ गई है कि अब शुद्धता की परख करना चुनौती बन गई है। स्वास्थ्य रक्षक कीमती दवाओं में तथा बड़ी नामी कंपनियों के उत्पादों में भी मिलावट है जो मिल रही है। और इस तरह खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोक पाना और इस क्षेत्र में फैल रहे भ्रष्टाचार को रोक पाना कठिन हो रहा है। और इस विकट चुनौती का सामना कैसे हो यह विचारणीय है। और अथवा में है फीचर क्या है। तो फीचर यानी क्या है, तो इस संबंध में कुछ विद्वान मनोरंजक ढंग से लिखे गए प्रासंगिक लेख को फीचर मानते हैं, तथा कुछ इसे जो विविध क्षेत्र की जो हलचलों का सब चित्र है वो बतलाते हैं। वस्तुतः फीचर जो सामाजिक घटनाओं के पूर्वापर संबंधों की एवं संभावनाओं की जो रोचक व्याख्या या कलात्मक जो प्रस्तुतिकरण होता है। और फीचर और समाचार के अंदर जो प्रमुख अंतर है वो इस प्रकार से देखिए। जो फीचर लेखन में समाचार लेखन की शैली है जो भिन्न होती है। फीचर लेखन में जो निजी दृष्टिकोण रहता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता रहती है। फीचर है जो अतीत यानी वर्तमान की किसी घटना पर लिखा जाता है, जबकि समाचार है जो समकालीन एवं तात्कालिक जो घटना घटित होती है उसी पर आश्रित
होता है। और फीचर लेखन का विषय कुछ भी हो सकता है, परंतु समाचार लेखन में विषय में नियत रहता है। इस प्रकार से इसका है जो आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 15वां सवाल है, वो है कवि समेश्वर शमशेर कवि शमशेर बहादुर सिंह अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व परिचय है, ये महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो ये हमने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख लिया। और 16 सवाल है आपकी सेपर सिंह वाक्य से रिलेटेड, आपको वाक्य भी करनी आनी चाहिए। वाक्य है जो पहले प्रश्न लिखा जाता है, उसके बाद वाक्य, फिर उससे रिलेटेड विशेष के अंदर लिखा जाता है। और 17वां सवाल भी आपकी जो गद्यांश से रिलेटेड वाक्य है। उसके बाद आपकी जो 18वां सवाल है वो है समाचार जो पत्र होते हैं जैसे कोई विज्ञप्ति होगी, इस प्रकार से जो पत्र है वो यहाँ पर आपके आने वाले हैं। तो इसको भी आप अर्थशास्त्र की पत्र और विज्ञप्ति का जो प्रारूप है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपके विज्ञप्ति और अर्थशास्त्र के जो पत्र है दोनों अथवा के अंदर आएंगे। तो इसमें से आप किसी एक को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और 19वां सवाल है वो हमारे यहाँ पर है निबंध से रिलेटेड है। किसी जो चार पॉइंट दिए गए, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध है जो लिखना है जो आपको अच्छा लगे। ये था हमारा मॉडल पेपर 6 जो हिंदी अनिवार्य का। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी इसको आसानी से पढ़ सकें और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।